आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुरेंद्र चांद का इस्तकबाल स्वीकार कीजिएगा। आज अपन मुगल काल के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक साजा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने साजा का फर्स्ट पार्ट पहले देख लिया था। आज अपन साजा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हालांकि जो फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने जो पढ़ा था, उस सारा का सारा जो मैटर था उसका मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को 2-4 मिनट में। लेकिन आज अपन साजा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। साजा के फर्स्ट पार्ट अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे अपन देखते हैं साजा के बारे में। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है साजा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। साजा, इसका शासनकाल टावरों कब से कब तक था? 1627 से 1658 इसका शासनकाल था। इसके आगे ये भी अपन ने पढ़ लिया था, पिता माता प्रभाव, पिता थे माता थे, ये सब कुछ चीजें अपन ने पढ़ रखी है पहले। अपन ने लास्ट वीडियो में सारा का सारा जो मैटर है इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। अपन इसका रिवाइज कर रहे हैं। मुमताज की पत्नी थी, मुमताज की याद में ये बनाया वो बनाया। साजा के समय राज तिलक डाबर बख्श नाम को मारता है, शहरियार को मारता है, सारी चीज अपन ने पढ़ रखी है। अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। साजा के 4 बेटे थे, दारा सूजा मुराद औरंगजेब के बारे में देख लिया। साजा के समय उत्तराधिकारी जो युद्ध हुए थे, इन युद्धों के बारे में भी अपन ने सारा का सारा मैटर क्या कर लिया था, नोट कर लिया था। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, इसके अलावा धर्मत का युद्ध हुआ था, इसके अलावा सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, इसके अलावा खजुआ का युद्ध हुआ था, और इसके अलावा दोराई का युद्ध हुआ था। यहां तक आप लोगों ने जाना, पढ़ा, लिखा, नोट किया, बड़े अपन ने कहानियां पढ़ी, बड़ी चीजें अपन लोगों ने समझी थी, बड़े आराम से जानी थी। आज अपन इसके आगे जानते हैं साजा के बारे में, साजा का सेकंड पार्ट में कि अपने को पढ़ना क्या है, साजा ने कौन कौन से काम और किए थे। बच्चों याद रखिएगा, साजा के प्रमुख कार्य ये आज अपने को जानना है। साजा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, साजा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। सबसे पहले यह जानना है स्थापत्य होता क्या है। स्थापत्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि साजा के समय सर्वाधिक मीनारों का निर्माण हुआ, चाहे से वो ताजमहल हो, चाहे से वो लाल किला हो, चाहे से वो दीवाने आम हो, चाहे से वो दीवाने खास हो, चाहे से वो जामा मस्जिद हो, चाहे से वो दिल्ली के चांदनी चौक का नक्शा हो। कोई भी ऐसी मीनार नहीं थी जो शाहजहां ने खड़ी नहीं की है। शाहजहां को बड़ी बड़ी मीनारों को झुकाने का शौक था। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को अपन सबके सब लोग क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। टावरों किसके शासनकाल को कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल अपन शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। गुरुजी अठा तक मांगे, कोई दिक्कत को नहीं, अठे आगे चालवा दो। टावरों आगे अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात अपने को यही नोट करनी है कि शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य कला का क्या है। मैंने इस बात को हाईलाइट करके डाला है, एग्जाम में कई दफा सीधा क्वेश्चन आता है कि शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए अपन देखते हैं। दीवाने आम है, ताजमहल है, लाल किला है, दीवाने खास है, कई ऐसी मीनारें हैं। इनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके आज सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में अच्छे से जानेंगे। देखिएगा, अपने को याद रखना है ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल। इसकी खूबसूरती की जितनी चर्चा की जाए उतनी टावरों क्या है, कम है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा कौन सा है? ताजमहल। और इस ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इस ताजमहल के बनने के पीछे की सारी कहानी अपन आज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ताजमहल। ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल स्थित कहां पर है? आगरा में। कहां पर स्थित है? आगरा में। किस नदी के किनारे स्थित है यह ताजमहल? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति या निर्माण कराने वाला बादशाह कौन था? शाहजहां था। इस ताजमहल का निर्माण क्यों होता है? आपको टाबरो पता होगा कि ताजमहल को अपन प्यार की निशानी कहते हैं, प्यार का प्रतीक कहते हैं। और आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा, जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये ताजमहल सपनों में बनी हुई एक मीनार है। ताजमहल किसकी याद में बनता है? याद रखिएगा, शाहजहां की पत्नी थी, उसका नाम था मुमताज महल। या इसी का एक नाम और मिलता है बच्चों अपने को, अर्जुमंद बानो बेगम। इस अर्जुमंद बानो बेगम की शादी होती है किससे? शाहजहां से। अब अर्जुमंद की और शाहजहां की दोनों की प्रेम कहानी आज अपन जानेंगे यहां पर। तब आपको पता है कि इंसान बड़ा होने के बाद अगर किसी से प्यार हो, बड़ा होने के बाद इंसान का जो प्यार होता है वो केवल स्वार्थ के लिए होता है। प्यार और दोस्ती हमेशा बचपन की अच्छी रहती है। तो शाहजहां
और इस मुमताज महल दोनों की जो आपस में दोस्ती थी, दोनों का आपस में जो लाइजन था, दोनों का बेइंतहा जो प्यार था, वो प्यार जवानी का नहीं था, वो प्यार बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ निकलता है। याद रखिएगा, यह जो अर्जुमंत बानो बेगम है, यह अर्जुमंत बानो बेगम नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी थी। सर ये नूरजहां कौन है? तो टाबरो याद रखिएगा, ये नूरजहां जहांगीर की पत्नी है, और जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहां। और नूरजहां का भाई भी आसफ खान है। तो नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी अर्जुमंत बानो बेगम और जहांगीर के बेटे शाहजहां यानी कि खुर्रम, इन दोनों में बचपन से टाबर आपस में क्या शुरू हो जाता है? प्यार। प्यार जानते हो, पेचअप होना। और टाबर प्यार कैसे शुरुआत होती है? और आपको पता है प्यार की शुरुआत टाबर सबसे पहले कैसे होती है? जब आपस में आई कांटेक्ट होता है, आंखों से आंखें मिली, कुछ और बात बनी, तुम हमारे हुए हम तुम्हारे हुए, और टाबर ऐसे आंखों से आंखें मिलती गई, और शाहजहां मुमताज में खोता गया, और मुमताज शाहजहां में खोती गई। ये बचपन की दोस्ती पता नहीं कब बड़ी हो चली, और बचपन की दोस्ती पता नहीं कब प्यार में बदल चली। कहा जाता है कि दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक साथ बैठकर बचपन में खाना खाते थे, दोनों एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे, दोनों एक ही टीचर के पास। बोला ना ना, दूसरी अलग अलग स्कूल में को नहीं जावा, एक ही स्कूल में जैसे। तो टाबरो साझा और मुमताज दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में और एक ही बेंच पर बैठा करते थे। जब दोनों ने 10th पास की तो सब्जेक्ट एक ने ले लिया साइंस और एक ने ले लिया आर्ट्स। साझा बेचारा थोड़ा सा यूं यूं ही था, तो भाई ने आर्ट्स ले लिया, और इसने ले लिया क्या? साइंस। अब पार पड़े नहीं। जैसे क्लास स्टार्ट हो और क्लास शुरू होते, दोनों अलग अलग रूम में बैठना पड़े। भाई इधर साइंस वाले टीचर पढ़ाएंगे, इधर आर्ट्स वाले, दोनों की बात बनी नहीं। इधर से तो किसको याद आए? साजा को कौन याद आए? मुमताज। और मुमताज को कौन याद आए? साजा। दोनों ने लगा यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, पढ़ाई बाद में देख लेंगे, पहले प्यार क्या है आपस में जरूरी है। तो दोनों में टावर आपस में क्या हो जाता है? प्यार। और दोनों ने सब्जेक्ट क्या कर दिया? सेम सेम। कहने का अर्थ ये है कि दोनों सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो। गाना भी तो है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, बस मुझे प्यार करो। अरे भाई इसको और कुछ काम भी करने दे, वरना प्यार ही प्यार के चक्करों में दोनों मरोगे भूखा। ऐसा कौन सा प्यार है कि यार सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह, वो प्यार पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। भाई रे ये प्यार नहीं है। ऐसे प्यार से हमेशा बचकर रहा करो टाबरो। अपने को ऐसा प्यार नहीं करना है जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर फिर शाम तक, बस मुझे प्यार करो। तो इस प्रकार का प्यार किसमें था? साजा और मुमताज में। तो दोनों बड़े होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। और टाबरो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको प्यार से शादी होती है। बाकी सच्चा प्यार हमेशा टूटता ही है, किसी को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता है। सच्चा प्यार केवल बिछड़ने के लिए होता है, बस टूट जाता है। तो प्यार से शादी किसकी होती है? साजा की। अब प्यार से शादी हो तो भाई यूं मीनार की मीनार झुका देता है। आपको बताओ टाबरो कि किसी जानी पहचानी लड़की से शादी हो तो उसमें अलग चाव होता है। यूं शादी वादी जाते हैं, फोन करते हैं, मैं ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रहा हूँ, तू मतलब यूं गहरा रेड पहनना, मैरून कलर, ताकि यूं अच्छे लगे दोनों, रेड एंड ब्लैक बेस्ट कॉम्बिनेशन। फिर मैं थोड़ा सा लाइट कलर की कोट पैंट सिलवा रहा हूँ, तू लाइट कलर की ड्रेस सिलवा लेना, मैं ये सिलवा रहा हूँ, तू साड़ी वो पहन लेना। और साड़ी के बारे में तो टाबरो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि साड़ी के बारे में बेहद अच्छी एक कविता है कि आजकल अपने नंबर किस किस को बांट रही हो, कि आजकल अपने नंबर किस किस को बांट रही हो, स्कूल टीचर हो क्या हर किसी को डांट रही हो। और जब तुम फेयरवेल में साड़ी पहनकर आई थी, जुबान से कुछ नहीं निकला पर रू चीख कर कह रही थी, ओम फो धुर्राटे गाड़ रही हो। तो साड़ी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही टावर क्या है, कम है। साड़ी का तो अलग लेवल है। तो इस प्रकार तैयार हुआ, दोनों की शादी हुई, और एक दिन ऐसा आता है दोनों में इतना प्यार होता है वो शादी हो जाती है। और शादी तो हुई वैसे हुई, और टावर ये शादी इतनी बढ़ जाती है कि शादी के बाद भाई ने ब्रेक लगाए ही नहीं। और भाई के टाबर होते हैं 14। कितने टाबर? 14 टाबर होते हैं इसके। अब आप मुझे बताओ, ठीक है यार प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, लेकिन ऐसा कौन सा प्यार है बेचारी मुमताज का मरना बना दिया? 14 साल तक हर साल बच्चा पैदा हो। तो मुमताज के टाबर टाबर होते हैं 14। किसके? शाहजहां के। अब आदमी कलडाए रहे, कितना कलडा रहे आप मुझे बताइए भाई। ठीक है यार प्यार ही प्यार, बस इतना भी प्यार किया तो यूं मतलब यूं जड़ी बांध दी। तो बेचारी मुमताज प्यार करती रही, करती रही, करती रही, लेकिन साचा समझा नहीं, और लास्ट में मुमताज ने प्यार में ही अपनी क्या दे दी थी? जान। मुमताज 14वें टावर को जन्म देते समय 30 घंटा की प्रसव पीड़ा,
बच्चे पैदा करने के दौरान जो पीड़ा होती है उस पीड़ा का नाम है प्रसव पीड़ा। इस 30 घंटे की प्रसव पीड़ा में टाबरों मुमताज बेगम की क्या हो जाती है, मृत्यु। कौन से टाबर को जन्म देते समय होती है, 14वें टाबर को जन्म देते समय इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मरने से पहले इसने साजा को बुलाया कि साजा मेरे पास आ। बोला हाँ। देख मैंने मेरी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा सब कुछ तेरे नाम कर दिया। जैसा तूने कहा वैसा मैंने किया। कभी मैंने जिंदगी में तेरी बात टालने की हिमाकत भी नहीं की। अब मेरी एक लास्ट इच्छा है, दो इच्छा है, तू सुन ले। साजा के एक एक आंख से नौ नौ आंसू निकल रहे थे। बेचारा यूं रो रहा था कि यार बचपन का प्यार ना केवल पत्नी थी बल्कि मेरी दोस्त, मेरी जहान, मेरी दुनिया, आज सब कुछ मुझसे लूट रहा है, सब कुछ मुझसे लूट रहे हैं लोग। उसने कहा जो तू कहेगी मंजूर है। उसने कहा सुन तो ले। उसने कहा नहीं नहीं, तूने जो कह दिया सो मंजूर है, बस बात खत्म। इसने कहा देख बात ऐसी है कि मैं जब मरूं ना, या मेरी मृत्यु के बाद तेरे को दो काम करने होंगे। इसने कहा बता। एक तो इसने कहा देख मैं आज रात को सो रही थी तो मेरे सपनों में एक ऐसी मीनार आई है या ऐसी इमारत आई है कि वो इमारत बहुत वाइट है, सफेद है, और जब चांदनी रात होती है, टावर चांदनी रात तो सुना ही होगा आप लोगों ने। चांद, चांद तारे सुना होगा, चांद तारों में नजर आए तेरा चेहरा। तो इसने कहा वो चांदनी रात में जब होती है तो वो बहुत ज्यादा चमकती है। आज तक दुनिया में ना तो बनी, और मेरे को सपने में ऐसा भी आया कि आज के बाद ना ही कभी वो बनेगी। मैं मर रही हूँ, मेरी मरने की याद में एक ऐसी मीनार का निर्माण करवाना जो ना तो दुनिया में है और ना ही दुनिया में होगी। उसने कहा चिंता ही मत कर, तू मर तो सही, मैं निर्माण करवा दूंगा। तो कहे वैसा का वैसा। पता नहीं भाई धाप रहा था क्या हो रहा था, लेकिन कहा कोई बात नहीं, तुम मर जानूंगा मेरा काम जाने, आप इधर सल्टो और मैं उधर सल्टा दूंगा मीनार मनूर को। तो दूसरी और बात सुन रहा है। दूसरी बात क्या कहा, दूसरी बात यह है कि मेरे मरने के बाद तो किसी और बेगम से बच्चा पैदा नहीं करेगा। साजा नहीं आना कानी कीर माता में हाथ फेरे चरमेर देख। इसने कहा ओ मिस्टर ध्यान किधर है, हीरो इधर, इधर इधर देख, इधर देख कर बात कर। नालायक पूरी जिंदगी तो तुम यूं मतलब मेरे से यूं 14 टाबर हो गए, ये हो गए, प्यार प्यार का नाटक कर रहा था, तेरे बिना जी नहीं सकता, तू ही तो है मेरे एक, और मैं तो सुल्तान हूँ, मेरे को तो कहाँ टाइम मिलता है यार। तू कहे तो मतलब मैं मर जाऊं, और अब यूं लास्ट टाइम पर आनाकानी कर रहा है, मेरे मरने के बाद टाबर नहीं होना चाहिए। तो इसने कहा ठीक, तेरे मरने के बाद मैं टाबर नहीं करूंगा। और शाहजहां ने इसके मरने के बाद कोई बच्चा पैदा, किसी भी बेगम से कोई बच्चा पैदा नहीं किया। टाबर एक बड़े अच्छे पुस्तक, उस पुस्तक में तो ये बात भी लिखी गई है कि शाहजहां मुमताज से इतना प्यार करता था कि जितना प्यार मुमताज से था उसका 10,000वां हिस्सा भी अन्य बेगमों से प्यार नहीं था। इतना प्यार किसे करता था, मुमताज से। और खुदा को कुछ और मंजूर था, दो प्रेमी जोड़ों को, एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी से भगवान बिछड़ देता है। मुमताज की मृत्यु होती है और साजा बिलक बिलक कर अपनी बेगम मुमताज को कलेजे से चिपका कर रो पड़ता है। और देखते ही देखते मुमताज को उठाया गया और मुमताज को दफना दिया गया। लेकिन मुमताज की कही हुई बात साजा के दिन का सुकून और रात की नींद चैन उसे छीन रही थी कि मेरे लिए, वो मेरे सोने के लिए, मेरे अंतिम सांस के लिए जो तू मीनार बना रहा था वो मीनार कहाँ है साजा। और साजा ने टाबरो आदेश दिया कि ऐसी मीनार का निर्माण बना दो, ऐसी मीनार बनाओ जो आज तक न तो दुनिया में बनी है और ना ही इन फ्यूचर कभी बनेगी। तो इस प्रकार इस मीनार का निर्माण होता है, ताजमहल मीनार का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मीनार के बारे में पढ़ते हैं कि मीनार में लगा लगा क्या है, बना कहाँ से, पत्थर कहाँ से आया, बनाने वाला कौन था, कैसी कैसी मीनार बनी हुई है। ठीक है टाबरो, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ, फिर अपन इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं, माँ का बहुत जीवसरो को गुरुजी माँ को खानी सुनर। टाबरो खानी सुनकर जीवसरा तो मेरा भी हो पर पार पड़े नहीं। अरे खानी सुनने का मजा टाबरो कब आता है, जब साथ में सुनने के लिए कौन हो, मुमताज हो। अब न तो मुमताज आपके पास है, नहीं मुमताज मेरे पास है। अच्छा मैंने आपके लिए स्पेशली एक आधी कविता भी तैयार की है, एक आधी चीज आपके लिए लेकर आया हूं मैं सुनाने के लिए, गौर फरमाइएगा। स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने तैयार की है, याद रखिएगा। मुमताज के बारे में और साजा के बारे में, दोनों के बारे में, है ना। कभी कभी तो इंसान के पास क्या होता है, कुछ चीज होती नहीं तो इंसान चाहता है कि मेरे पास हो मैं मेरे पास हो, और कभी हो जाने के बाद इंसान चाहता है कि यार ये जाए तो पिंडा छूटे, काम खत्म करे। इसलिए टावरो कहा जाता है, सुनिएगा गौर फरमाइएगा। शादी करनी थी पर किस्मत खुलती नहीं,
कि शादी करनी थी पर किस्मत खुलती नहीं, ताज बनाना था पर मुमताज मिलती नहीं। एक दिन किस्मत खुली और शादी हो गई, एक दिन किस्मत खुली और शादी हो गई, अब ताज बनाना है पर मुमताज मरती नहीं। तो कभी कभी इंसान के साथ होता क्या है, इंसान चाहता है लेकिन चाहकर भी टावरों वो बात उसमें नहीं रह पाती है। तो मुमताज के बारे में बड़ी अच्छी कहावत है। अच्छा, एक और तैयार किया कि ऐसे लोग होते हैं आज के समय को टावरों देखते हुए बड़ा यूं खर्चा काम हो गया है। अब आपके सामने वो आ रहा है, बड़ा खतरनाक दिन आए, खतरनाक वीक आएगा, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। 7 को वो देर, 8 को वो, 9 को वो, और 10, 11, 12, 13, लास्ट को 14 को वैलेंटाइन डे। भाई रे, अपने को इन 7 दिनों से क्या रहना है, दूर रहना है। तो इन 7 दिनों के टावर बड़े खर्चे वाले होते हैं, और अपन पढ़ने की लाइफ है, इस लाइफ में अपने खर्चा खुद घर वाले 3,000 देते हैं। 3,000 में से अपने 2800 रुपये तो लग जाते हैं। 200 रुपये अपन चाय पानी के लिए लगते हैं, वो भी 20 तारीख तक आते आते खत्म हो जाते हैं। फिर 10 तारीख तक ताऊ जी 5 रुपया दो, चाय पी लें एक बार। 5 रुपया उधार दे दो, थान 1 तारीख का नहीं पा दे देशु, थाकी सोगन खा रही हूँ, बस मन चाय पा दो एक बार थे। तो चाय के लिए तरस जाते हैं। तो भाई रे, अपने को फिल्म विल्म जाना ही नहीं है, बड़े बड़े वहां पर वो पॉपकॉर्न, मित्र पॉपकॉर्न कहेंगे, पॉपकॉर्न फूलिया है, जो पहले अपने बचपन में बुआ जी लेकर आती थी, वो फूलिया को टावरो आजकल क्या कहते हैं लोग, पॉपकॉर्न कहते हैं। अब आप मुझे बताइए यार, जो फूलिया अपने बुआ जी बचपन में लेके आती थी, आजकल आजकल के सिनेमा घरों में वो फूलिया को लोग पॉपकॉर्न कहते हैं। और जब फूलिया 50 रुपए में पूरा गांव धाप जाया करता था, वो 350 रुपए में इतना सा फूलिया देवे जिसे बोलते हैं पॉपकॉर्न। अपने को ऐसे पॉपकॉर्न नहीं खाने हैं, ठीक है टावरों। गुरु जी पॉपकॉर्न का हाथ ही को लगा मत तो आज असी ज्ञान की बात बताइयो। कोई बात नहीं टावरों। तो खर्चों के बारे में मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है, आपको एक चीज और सुना देता हूं मैं। जब तू होती थी मेरी जिंदगी में तो तेरे मेरे इश्क के चर्चे बहुत थे, कि जब तू होती थी मेरी जिंदगी में तेरे मेरे इश्क के चर्चे बहुत थे, अच्छा ही हुआ जिंदगी से तू चली गई, कि अच्छा हुआ जिंदगी से तू चली गई क्योंकि तेरे खर्चे ही बहुत थे। तो टाबरो, इन खर्चों से बचने के लिए अपने को क्या कर देना है, टाटा बाय बाय खत्म। सिस्टम समझ गया गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं। ताजमहल के बारे में सुन लीजिएगा। यह ताजमहल में जड़ा हुआ देख रहे हैं आप व्हाइट पत्थर, ये व्हाइट पत्थर कहीं और का नहीं, ये व्हाइट पत्थर कहाँ का है, राजस्थान का है। राजस्थान में टाबर एक जगह पड़ती है, उसका नाम है मकराना। इस मकराना का टावर, ये क्या है, व्हाइट संगमरमर है। 250 मील दूर पड़ा, आगरा से 250 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ राजस्थान के नागौर जिले में मकराना नाम की जगह है। यहाँ से पत्थर निकाले गए, व्हाइट पत्थर निकाले गए, और व्हाइट पत्थरों का निर्माण या व्हाइट पत्थरों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, इस ताजमहल के निर्माण में किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिएगा, यह जो ताजमहल है, यह ताजमहल बगीचे के टावरों बीचों बीच बना हुआ है। चलो मैं आपको पूरी एक गणित समझा देता हूं ताजमहल के बारे में। देखिएगा, जैसे ये क्या है, एक बगीचा है, यहां से पीछे से क्या गुजर रही है टावरों, कौन सी नदी गुजर रही है, जैसे ये वाली ले लो, कौन सी नदी गुजर रही है, यमुना नदी गुजर रही है, ये लो यमुना नदी गुजर रही है। आगे सुनिएगा, ये सारा का सारा क्या लगा हुआ है, पूरा का पूरा बगीचा लगा हुआ है। तो इस बगीचे के बीचों बीच क्या बना हुआ है, ताजमहल। और इस ताजमहल के सेम हू बहू यहां पर 4 इसके समान और बनी हुई है। इनकी ऊंचाई कितनी थी, 40 मीटर। और टाबरो, ये चारों जो मीनार हैं, ये चारों मीनार कहां पर हैं, ताजमहल से बाहर झुकते हुए हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भूकंप भाकंप आए और ये मीनार पड़े तो भी ताजमहल को नुकसान ना पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है हजारों कारीगरों के द्वारा रात दिन मेहनत करने के बाद 22 साल, कितने साल, 22 साल के प्रयास से क्या बना था, ताजमहल। पहले ताजमहल को जमीन को समतल किया गया, जमीन को समतल करके इस पर बराबर एक चबूतरा बनाया गया। आप ये चबूतरा देख रहे हो, ये देखिए, ये वाला चबूतरा, पहले जमीन को समतल करके चबूतरा बनाया गया, और इस चबूतरे के ऊपर टावरों बीचों बीच क्या बनाया गया, ये मीनार बनाई गई, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो या यमुना नदी का पानी आए तो यमुना नदी का पानी को कौन रोक ले, ये चबूतरा रोक ले, ये चारों कौन रोक ले, ताजमहल के जो नकली चीजें हैं ये रोक ले, लेकिन किसी भी रूप से ताजमहल के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 महल ताजमहल है, मकराना के पत्थरों से बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, ताजमहल के शिल्पी कौन थे, बच्चों देख लीजिएगा, ताजमहल के शिल्पी कौन थे।
यहाँ तक कोई दिक्कत गुरुजी? अठा तक माँ कोई दिक्कत को नहीं। मुमताज और साजा और ताजमहल अच्छा क्यों बैठो गुरुजी माँ के मन में, पर ताजमहल मुमताज दिलाओ तो शुरू। लाडी मुमताज को तेर करने, मुमताज को मारे करने। मुमताज किसी के पास नहीं है। आज के समय में अगर मुमताज पानी है तो मुमताज पाने के लिए एक एग्जाम पास करनी पड़ती है। उस एग्जाम का नाम है गवर्नमेंट जॉब। जो गवर्नमेंट जॉब नाम की एग्जाम पास कर देता है उसके पास में मुमताज भी आती है, और मुमताज साथ में फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेकर आती है। तो एग्जाम पास करो, फूट रही से फूट रही, मुमताज दिलाने की गारंटी मेरी। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है गुरुजी समझ रहे हैं। टालो टाबरो सुन लो इधर फिर। और इस ताजमहल का जो वास्तुकार था, ताजमहल के वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। दूसरा एक व्यक्ति और था, उसका नाम था ईसा खान। क्या नाम था? ईसा खान। और एक कुछ लोग कहते हैं कि एक इटली का व्यक्ति और था। कहाँ का? इटली का। और इटली वाले व्यक्ति का नाम क्या था? एरोनिया। या फिर कई पुस्तकों में नाम मिलता है वेरोनिया। एरोनिया या वेरोनिया नामक जो व्यक्ति था, यह अहमद उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा खान, इन तीनों ने, और इसके नीचे काम करने वाले हजारों हजार मजदूर, जिसने इस प्यार की दास्ता को खड़ा करने के लिए अपनी रात दिन एक कर दी थी। इन्होंने 22 साल की मेहनत के बाद किसका निर्माण किया था? ताजमहल का निर्माण किया था। और ताजमहल तो प्यार का प्रतीक है। अगर आज के समय तो ताजमहल का फिर भी थोड़ा क्रेज कम हो गया है। पहले वाले अगर कोई लड़का कोई लड़की से प्यार कर रहा है, देख सुना भी होगा आप लोगों ने कि कोई लड़का कोई लड़की से प्यार कर रहा है और उसको गिफ्ट में ताजमहल नहीं दिया तो इसका मतलब वो प्यार नहीं, फर्जी प्यार कर रहा है। ताजमहल दे दिया तो इसका मतलब उसमें प्यार है। तो 2010 से 2012 12 से पहले का जो टाइम था, प्यार का एक ही प्रतीक था ताजमहल। अगर आपके घर में पुराना कोई ताजमहल मिले तो सोच लेना चाचा ने गड़बड़ कर रखी थी कहीं पर। ठीक है टाबरों? गुरु जी ठीक है। ताजमहल अब प्रतीक नहीं है टाबरों, ताजमहल अब प्यार का प्रतीक नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? ताजमहल। अच्छा, हालांकि थोड़ी सी फोटो कटी हुई है ताजमहल के बाहर, यहाँ पर टावर एक पट्टी लगी हुई है। दुनिया में कोई भी घूमने के लिए जाए, इस पट्टी पर बैठकर फोटो सराते हैं, चुपचाप फोटो देखा होगा। पता नहीं इस पट्टी पर ऐसा कौन सा स्वाद है कि यार इस पट्टी पर बैठ फोटो सराते हैं। ताजमहल गए, पट्टी पर बैठकर फोटो नहीं खिंचाई आपने, जाना बेकार है। एक और, उस पट्टी के ऊपर खड़े होकर आपने अगर यहां से नहीं पकड़ा, ये वाला सिस्टम नहीं पकड़ रखा आपने, तो अब मुझे आप लोग बताइए कितने बेवकूफ लोग हैं, क्या ताजमहल को कैसे पकड़ लेंगे? लेकिन नहीं, ताजमहल को पकड़ के एकदम सावधान पोज में, यस पोज ले लो। देखिए शर्म करो रे, ताजमहल की बेइज्जती कर रहे हो। आपकी तो शक्ल ही वैसे बूंदी है, ताजमहल की और क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तो भाई रे, ताजमहल की बेइज्जती नहीं करनी है, ये ताजमहल है। अच्छा, कई तो इतने नालायक होते हैं ताजमहल तो कम देखते हैं। ताजमहल में विदेशी लोग घूमने आते हैं, तो जो विदेशी महिला या विदेशी जो भी व्यक्ति होते हैं उनको देखने लग जाते हैं, क्योंकि अपने देखे हुए होते नहीं। अपना एक ही रंग देखा हुआ है। अपने आनिया बानिया दानिया शंकरिया इधर ये दो चार लोग होते हैं, इनको देखा हुआ है। अपने नहीं देखा हुआ कि इतने फूटे लोग भी होते हैं। अपन देखते हैं ताजमहल तो भारत में, ये देख लेंगे बाद में, पहले अच्छा देख रहते हैं। इसके बाद उसको पूछते हैं, यूं एक फोटो एक एक पिक पिक, तो वो कहती है आ जा रहे अब। उसको टाबरो क्या कर देती है वो? अपने पास खड़ी कर लेती है। और पास खड़ी करके क्या कर देती है उसको कहती है, वो अब फोटो डालता है, फिर लगाता है स्टेटस पर फोटो कि आज विदेशी महिला मित्र से मिलना हुआ, अर्थात वार्ता संपन्न हुई। ऐसा टावरों को जा काम मत किया करो। यहाँ तक ताजमहल में कोई दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत कोई नहीं ताजमहल में। माँ आगे सुनो टावरों ताजमहल के आगे लाल किला। कहाँ पर स्थित है लाल किला? लाल किला दो जगह है, एक दिल्ली में है और दूसरा आगरा में है। अपने को कौन सा वाला पढ़ना है? दिल्ली वाला पढ़ना है। आगरा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। जबकि दिल्ली आगरा की सीमाएं छोटी पड़ गई थी, शाहजहां का दिल बड़ा दिलेर था। शाहजहां का दिल बड़ा बड़ा था, तो इसने कहा आगरा में मेरे पार नहीं पड़ेगी, मेरे को दिल्ली लेकर चलो। और इसने दिल्ली में क्या बनाया? ये दिल्ली का लाल किला बनाया। कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था टाबरों? शाहजहां ने करवाया था। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी पहाड़ियों पर है? रायसीना की पहाड़ियों पर। रायसीना की पहाड़ियों पर, कोई दिक्कत नहीं। टाबरो इस दिल्ली के लाल किले के कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजा है। कितने दरवाजे? 5 दरवाजे हैं। और दिल्ली का जो इस दिल्ली का लाल किले का जो दरवाजा है, लाहौरी दरवाजा, कौन सा दरवाजा?
लाहौरी दरवाजा। ये किसके सामने खुलता है टावरो? जामा मस्जिद के सामने। किसके सामने? जामा मस्जिद के सामने। और इसी के दरवाजे के बाहर शाहजहां ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया था, उसका नाम था शाहजहानापुर या शाहजहानाबाद, जो वर्तमान में इसे अपन क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली। क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली, सरोजनी मार्केट, समझ रहे हो? तो ये टावरों क्या है? दिल्ली का लाल किला। और दिल्ली का लाल किला तो ना केवल दिल्ली का बल्कि संपूर्ण भारत की आन बान और शान है। दिल्ली का लाल किला न केवल दिल्ली का बल्कि संपूर्ण भारत की आन बान और शान है, क्योंकि यहां से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। यह वो दिल्ली का लाल किला है जिसने हजारों हजार साल का भारत का इतिहास देखा है। यह है वो दिल्ली का लाल किला है जिसने भारत में कभी उठाव तो भारत में कभी विदेशियों का आक्रमण, तो भारत में कभी किसका आक्रमण, हर एक आक्रमण किसने झेले हैं? इस दिल्ली के लाल किले ने झेले हैं। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करने वाला कौन है? शाहजहां है। टावरों, शाहजहां की मृत्यु के बाद यह जो दिल्ली का लाल किला है, इसके बाहर एक दीवार खिंचवा दी गई। पहले दिल्ली के लाल किले के बाहर दीवार नहीं थी, अब दिल्ली के लाल किले के बाहर क्या है? एक दीवार है। ये दीवार बनाने वाला कौन था? औरंगजेब था। और इस बात का पता चलता है शाहजहां को कि औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के बाहर क्या भी खिंचवा दी दीवार, तो उसने पत्र लिखा था आगरा के महल से, क्योंकि उसको आगरा के महलों में बंदी बना लिया गया था। तो उसने पत्र लिखा था कि ये दिल्ली के लाल किले के बाहर जो तूने दीवार खिंचवाई है, एक दुल्हन को घूंघट पहनाने के समान कर दिया है। दिल्ली के लाल किले की तूने क्या कर दी है? खूबसूरती बर्बाद कर दी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, टाबरो याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला ये है। दिल्ली के लाल किले में 5 दरवाजे हैं, रायसीना नगर में है, शाहजहां ने बनाया था। और इसका जो वास्तुकार है वो है अहमद। क्या नाम है? अहमद। तो यार टाबरो, ये क्या है? दिल्ली का लाल किला है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें समझ आ रहा है। टाबरो, इसके आगे पढ़ लेते हैं पर आगे। दीवाने आम। दीवाने अच्छा आम सॉरी, दीवाने खास। मैं आपसे पूछूं, दीवाने खास क्या होता है? खास क्या होता है? खास, व्हाट मीन ऑफ खास? खास का शाब्दिक अर्थ क्या है गुरुजी? खास का शाब्दिक अर्थ होता है लंगोटिया, दोस्त। आज के समय में जिसे अपन बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड बट यू आर माई लाइफ। यू आर नॉट माई लव बट यू आर माई लाइफ। टावर, ये खास का अर्थ वो होता है। अब दीवान यानी बैठने की जगह, खास का अर्थ खास, जो जान होगी वो यहीं बैठेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीवाने खास में केवल और केवल बादशाह के चहेते व्यक्ति, केवल और केवल बादशाह के कुल के व्यक्ति, केवल और केवल बादशाह जिसको पसंद करता था वो व्यक्ति कहां पर आ सकते हैं? इस दीवाने खास में। तो दीवाने खास का निर्माण करवाने वाला भी कौन है? तांजा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है गुरुजी। दीवाने खास का अर्थ होता है जहां पर खास खास लोग बैठा करते हैं। समझ गए? दीवाने आम, आम जनता के लिए, सबके लिए, जहां पर साजा बैठकर या सुल्तान बैठकर या बादशाह बैठकर फरियाद सुना करता था, वो फरियादी वाला कौन सा है? टाबरो, ये है। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कितने खूबसूरत महलों का निर्माण करवाया था, जिन महलों के लिए आज भी लोग तरस जाते हैं। उन महलों का निर्माण भारत के राजाओं ने हजारों हजार साल पहले करवा कर खड़ा कर दिया था। ऐसे महल दीवाने खास और दीवाने आम और दीवाने खास महल है। देखिएगा क्या खूबसूरती रही होगी इन महलों की उस समय में, जब दरबार में घोड़े आया करते थे, जब हाथियों की टंकार सुना करती थी, जब दास और दासियां इधर उधर भागा करते थे और राजा खुद चल के आया करता था। इतने महानतम महानतम टावरों भारत के क्या है? शासक हुए थे जिन्होंने एक के बाद एक भारत में ऐसे महलों का, ऐसी इमारतों का, ऐसे किलों का निर्माण करवाया जो आज तक भारत के इतिहास के लेवल में, या अपन कहें भारतीय इतिहास का जो महानता है, उस महानता में चार चांद लगाने के काम कौन करते हैं? भारत का ये स्थापत्य कला करता है। कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है। टाबरो आगे सुनिएगा। मयूर सिंहासन। देखिएगा क्या खूबसूरत है ये मयूर सिंहासन। इस मयूर सिंहासन को आप देख रहे हो, पूरा सोने से जड़ा हुआ है। और मयूर, मयूर आपको दिख रहे होंगे, ये रहे दो मोर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन। और इन मयूर सिंहासन के टावरों जो इसके बीच में जो लगा हुआ है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? भारत की आन बान और शान, कोहिनूर हीरा है। इस कोहिनूर हीरे का भी अपन इतिहास आगे पढ़ेंगे, चिंता ना कीजिएगा। आपने ऐसी क्लास को देखना शुरू किया है जिस क्लास में एक के बाद एक परतें खुलती रहेगी।
और आप खुद ब खुद ये कहोगे कि ना केवल हमें पढ़ाया गया, बल्कि हमें इतिहास के हर एक पल से हमें क्या किया गया है, जागरूक किया गया है। ऐसी क्लास आप देख रहे हैं, जुड़े रहिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। खैर कोई बात नहीं, टाबरो सुनिएगा। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, इस मयूर सिंहासन का एक नाम और है, तख्त ए ताउस। टाबरो याद रखिएगा, ये तख्ते ताउस किसको बोलते हैं? मयूर सिंहासन को। ये मयूर सिंहासन दोनों तरफ मोर बने हुए हैं, हजारों किलो सोना लगा हुआ है इस मयूर सिंहासन में। मयूर सिंहासन के शीर्ष में भारत का कोहिनूर जो हीरा जड़ा हुआ है। मयूर सिंहासन के टावरों कहा जाता है ये सिंहासन बड़ा आरामदायक था। इस सिंहासन को देखने के लिए दूर दूर से लोग चल के आया करते थे कि मयूर सिंहासन को देखें, मयूर सिंहासन के बारे में जाने। ऐसा क्या मयूर सिंहासन में है कि मयूर सिंहासन आज तक न तो कभी बना न कभी बनेगा। तो शाहजहां ने अपने आराम के लिए, या शाहजहां ने अपने शानो शौकत को बढ़ाने के लिए एक ताउस का निर्माण कराया, या एक तख्त का निर्माण करवाया। उसे टाबरोपन क्या कहते हैं? तख्ते ताउस कहते हैं। टाबरो आगे याद रखिएगा, इस तख्ते ताउस को बनाने वाला कौन था? बेबादल खां। और इस बेबादल खां ने टाबरो इसकी लागत बताई थी 1 करोड़ रुपए। कितने करोड़? उस समय में 1 करोड़ रुपए, तो आज सोचिएगा कितना रुपया लगता है। इसमें अनगिनत हीरे, मोती, चांदी, जवाहरात, हीरे, रत्न, नील लगे हुए हैं। इसमें कई क्विंटल सोना लगा हुआ है। इस तख्ते ताउस का इतिहास क्या है सर? ये वर्तमान में तख्ते ताउस है कहाँ? तो टाबरो याद रखिएगा, तख्ते ताउस वर्तमान में इसका कोई अता पता नहीं है। 1739 में एक विदेशी आक्रांता, उसका नाम था नादिर शाह, और ये नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये क्या करता है? नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और भारत से इस तख्ते ताउस को लूट करके लेके जाता है। कहाँ का राजा था? पर्सिया का राजा था। और टाबर याद रखिएगा, तख्ते ताउस को नहीं लूटता है, ये तख्ते ताउस में लगा हुआ कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले जाता है। कौन? नादिर शाह। तो सर ये कोहिनूर हीरा फिर ब्रिटेन की महारानी के ताज में कैसे पहुंचा? टाबरो इसके जस्ट बाद सारी की सारी कोहिनूर हीरे की जानकारी आपको अवगत करवाई जाएगी। यहां तक इस मयूर सिंहासन में, तख्ते ताउस में, किसी में भी कोई दिक्कत है क्या? गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है, चालवा दो। टाबरो फिर सुनना, कोहिनूर ये देख लीजिए, याद किया और हाजिर। कोहिनूर क्या देखने में, दिखने में कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन टाबरो ये हाथ तो गलत हाथों में है इस वक्त। इसके हाथ अच्छे नहीं लगते गुरुजी। अगर यहाँ पर किसी माँ भारती के लाल के हाथ होते, जिसके हाथों में ये कोहिनूर हीरा चमक रहा होता, तो इस कोहिनूर हीरे की खूबसूरती और हजारों हजार गुना और बढ़ जाती। लेकिन खैर कोई नहीं टाबरो, फिर भी कोहिनूर हीरा रहे कहीं पर, लेकिन दुनिया जानती है कोहिनूर हीरा किसका है? माँ भारत का है। कोहिनूर हीरा अपना है। टाबरो मैंने 2 फोटो रखी है यहाँ पर, एक सिंगल कोहिनूर हीरे की और एक ब्रिटेन के महारानी के ताज की। सर क्या रिजल्ट रहा, या क्या ऐसी बात रही कि ये कोहिनूर हीरा भारत से चलकर ब्रिटेन चला जाता है? आइए सारी कहानी जानते हैं। सबसे पहले इस कोहिनूर हीरे की कीमत कितनी है? कोहिनूर हीरे की कीमत कितनी है? विश्व के दैनिक व्यय का आधा। टाबरो पूरी दुनिया जितना एक दिन के अंदर व्यय करती है, पूरी दुनिया जितना एक दिन के अंदर व्यय करती है, उस व्यय का आधा मोल का टावरो हीरा कौन सा है? यह कोहिनूर हीरा है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। कोहिनूर हीरा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? कोहिनूर हीरा अब है कहां? कोहिनूर हीरा चला कहां गया? तो याद रखिएगा, यह कोहिनूर हीरा सबसे पहले सल्तनत काल में दिखाई देता है। इस कोहिनूर हीरे को टाबरों एक जगह पड़ती है देवगिरी। कौन सी जगह? देवगिरी। देवगिरी में खाने पड़ती है गोलकुंडा। कौन सी खाने? गोलकुंडा। और इस गोलकुंडा या देवगिरी का टाबरो शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। इस प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और उस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? अलेक्जेंडर कर रहा था, जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। ये मलिक काफूर कर रहा था। मलिक काफूर के बारे में कहा जाता है कि मलिक काफूर एक किन्नर था,
गुजरात का था। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, जब अपन पढ़ेंगे क्या, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो मलिक काफूर को ये हीरा कौन देता है? प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर ये हीरा लाकर किसको दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को क्या दे देता है? ये हीरा सौंप देता है। अब ये हीरा किसके पास आ चुका है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके बाद टाबरो दूसरी बार इसकी जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी अपने को मिलती है हुमायूं के बारे में, कि यह जो हीरा है, यह हीरा हुमायूं को मिलता है। और हुमायूं को हीरा मिलता कहां से है? विक्रम विक्रम जीत सिंह के परिवार से। यह परिवार कहाँ का है? ग्वालियर का। इस विक्रमजीत सिंह के परिवार से यह हीरा मिलता है हुमायूं को। और ये हुमायूं क्या करता है? इस हीरे को अपने पास रख लेता है। बात धीरे 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 आगे बढ़ती है, और ये हीरा किसके पास पहुंच जाता है? सल्तनत काल में शाहजहां। शाहजहां का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला। यह मीर जुमला हीरा किसको भेंट करता है? शाहजहां को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। और शाहजहां जब खाना खाता है, तो शाहजहां के चरणों में नमन करके शाहजहां को एक हीरा सौंपता है। उस हीरे का नाम क्या है? कोहिनूर हीरा। शाहजहां देकर कहता है, क्या नायाब चीज है। इस नायाब चीज पर अधिकार केवल और केवल किसका होना चाहिए? मुगल बादशाह का होना चाहिए। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरा की इज्जत और बढ़ा दी। इस कोहिनूर हीरा की इज्जत और तब बढ़ी, या अपन कहें कि मयूर सिंहासन की इज्जत और तब बढ़ी, कि इस मयूर सिंहासन के सर के ऊपर दो मोरों के बीच में, दोनों मोर थे, उन मोरों के मुख के सामने इस कोहिनूर हीरे को जड़वा दिया था। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाबरो बात आती है 1739 की। इस 1739 में भारत में पर्शिया का एक शासक था, उसका नाम था नादिर शाह है। यह नादिर शाह भारत में लूट खसोट करता है, और भारत में टाबरो क्या लूट लेता है? मयूर सिंहासन। यह मयूर सिंहासन के साथ भारत से क्या ले जाता है? कोहिनूर हीरा भी टाबरो भारत से ले जाता है। ये कोहिनूर हीरा और आगे चला जाता है। अब ये कोहिनूर हीरा कहाँ पहुंच चुका है? अरब कंट्री पहुंच चुका है, पर्सिया पहुंच चुका है। और टावरो फिर बात पलटती है, समय पलटता है, भारत का मार भारत में वापस आता है। कोहिनूर हीरा जो कभी भारत का था, वो भारत की सरजमीन पर वापस आ रहा था। उस कोहिनूर हीरे को टावरो कहा जाता है। एक राजा थे, उनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के पास इस नादिर शाह का एक वंशज था, उसका नाम था सूर। वो व्यक्ति आता है और लाहौर में इसे क्या सौंप देता है? ये हीरा सौंप देता है वापस। रणजीत सिंह के परिवार से यह हीरा कहां पहुंचता है? रणजीत सिंह के अंतिम वंशज थे, उनका नाम था दलीप सिंह। क्या नाम था? दलीप सिंह। ये दलीप सिंह के द्वारा यह हीरा किसको दे दिया जाता है? विक्टोरिया को। किसको दे दिया जाता है ब्रो? और वर्तमान में यह हीरा कहाँ जड़ा हुआ है? मैडम विक्टोरिया के ताज में यह हीरा जड़ा हुआ है। तो ये और किसी की अमानत नहीं है, यह माँ भारती की अमानत है, जो ब्रिटेन की महारानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। ये कोहिनूर हीरा और किसी का नहीं है। ये कोहिनूर हीरा कोई पूछे तो कह देना, जो आपके ताज में जो हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा और किसी का नहीं, वो हीरा माँ भारती का सच्चा सपूत, या माँ भारती के जो सच्चे लाल थे, उनका हीरा है। तो टावरो कोहिनूर हीरे में कोई दिक्कत, कोहिनूर हीरे में सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन इसके आगे और पढ़ते हैं टावरो, देखिएगा। मैं आपको बता दूं, हाँ बच्चों आवाज आ रही है क्या? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज इसलिए कट हो चुकी बीच में। आइए अपन जानते थोड़ा सा आगे। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? ये जामा मस्जिद है दिल्ली में, चांदनी चौक। चांदनी चौक। और टाबर आपको पता ही होगा, चांदनी चौक, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के नीचे चांद की रोशनी में चांदी की चटनी चटाई। ये वही चांदनी चौक है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के समय इसकी पुत्री थी। उस पुत्री का नाम क्या था? जहां आरा। क्या नाम था? जहां आरा। इस जहां आरा ने किसका निर्माण करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसमें लगभग व्यक्तियों की क्षमता है 25,000।
कि 25,000 व्यक्ति एक साथ क्या क्या कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, जामा मस्जिद समझ आ रही है। ताबरो इसके आगे पढ़ते हैं मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा और दिल्ली दोनों में। आगरा में टाबरो याद रखिएगा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां। और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवा देता है? औरंगजेब। तो ये आगरा वाली है। इस मोती मस्जिद का निर्माण भी टाबरो कौन करवाएगा? शाहजहां। और सही में टाबरो इसका नाम मोती नहीं है, ये दिखने में एक मोती के समान है, इसलिए इस मस्जिद का नाम क्या पड़ता है? मोती मस्जिद। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ाइए टाबरो। यहां तक साजा के अपन ने कार्य पढ़े, कौन कौन से मैं दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ। मोती मस्जिद समझ आ रहा है? आ गया सर। इसके बाद टाबरो जमा मस्जिद डन। डन गुरुजी। कोहिनूर हीरा का सारा इतिहास जान लिया, कहाँ से निकला, कहाँ गया, क्या हुआ, वर्तमान में कहाँ है, किसके ताज में है, दिल्ली पहुंचा कैसे, ब्रिटेन पहुंचा कैसे, सारा इतिहास जाना। फिर टाबरो आपने पढ़ा मयूर सिंहासन तख्ते ताउस। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आधी रात ने पूछ लीजिए जगार मान, आधी रात में बता देशा में, कोई दिक्कत को नहीं गुरुजी माँ का। टाबरो आगे सुन ले। दीवाने खास, दीवाने आम, फिर लाल किला पढ़ा आपने, और फिर ताजमहल। अच्छा, ताजमहल के बारे में एक बड़ी विशेषता और भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल से या ताजमहल के बनाने वाले व्यक्तियों के हाथ काट दिए गए। मैं आज इस बात को आपको डिफाइन कर देता हूँ कि सारी कहानी क्या हुई थी या क्या नहीं हुई थी। याद रखिएगा, ताजमहल पे टाबरों, कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां के पास जब लोग आते हैं तो लोगों ने कहा जहां पना हमें अब इनाम दिया जाए, हमने ताजमहल का निर्माण करवाया है, जहां पना ने आदेश दिया इनके हाथ काट दिए जाए। लोगों ने कहा अरे भाई साहब क्या बात कर रहा है, हमने ये दुनिया की सबसे अच्छी मीनार बनाई है, हाथ क्यों कटवा रहा है? इसने कहा हाथ इसलिए कटवा रहा हूँ कि गलती आपकी नहीं है, गलती इसलिए कि आप अगर चाहो तो इससे अच्छी भी दोबारा क्या बना दोगे, इमारत, इसलिए मैं आपके क्या कटवा रहा हूँ, हाथ कटवा रहा हूँ। और उनके टाबरों कारीगरों के क्या काट दिए गए थे? हाथ काट दिए गए थे। तब उन कारीगरों ने कहा था तुझे तुझे क्या लगता है कि हमने ताजमहल में कोई कमी नहीं छोड़ी? ताजमहल में आज भी कमी है। ताजमहल की छत से एक बूंद टपकती है पानी की, सारे के सारे वैज्ञानिकों ने, सारे के सारे साइंटिस्टों ने, टाबरों, सब कुछ करके देख लिया लेकिन सब कुछ करके देख लिया है सर, एक बार ये चेक करिएगा थोड़ा सा, टेक्निकल टीम सर, ये ऑटो पावर ऑफ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, टावरों याद रखिएगा, इस ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि हाथ कटवा दिए गए थे। और हाथ कटवाने के बाद लोगों ने कहा था, कारीगरों ने कहा था कि शाहजहां तूने हमारे तो हाथ कटवा दिए हैं, लेकिन जब तक ये ताजमहल रहेगा तब तक तेरी मुमताज बेगम रोती रहेगी। आज भी ताजमहल की छत से एक पानी की बूंद टपकती है, बरसात ऋतु में ये बूंद तेज टपकती है, और नॉर्मल दिनों में ये पानी की बूंद कम टपकती है। हजारों हजार लोगों ने आज तक इस पर सर्च कर लिया, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये हाथ कटवाने वाली बात कई पुस्तकों में कहानी के रूप में बताई गई है, दंत कथाओं के रूप में बताई गई है, और कईयों में ये सच बताई गई है। इस प्रकार का इतिहास किसका रहा है? ताजमहल का इतिहास रहा है। ताजमहल के इतिहास में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, या साजा के किसी भी कार्य में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, गुरुजी साजा में या साजा के किसी कार्य में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों कोई दिक्कत नहीं है तो आप सब लोगों का धन्यवाद। प्यार मान सम्मान इसी प्रकार बना रहे। अपन मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।